हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली क्लास के साथ, जिसमें अभी हम लोग क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 के ऊपर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। इसका मतलब पहला पार्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है ना। मेटल नॉन मेटल्स के ऊपर हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे हैं और इससे पहले हम लोगों ने इसी क्लास 8 साइंस के बुक के कैटेगरी में चैप्टर 1 2 3 को ऑलरेडी डिकोड कर चुके हैं। अगर अब तक आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो समय निकाल करके वो सारे वीडियोस भी देखें, खास करके वो लोग जो किसी भी एग्जाम की तैयारी से जुड़े हुए हैं और जिनको साइंस पढ़ना है, साइंस के कॉन्सेप्ट को बेहतर करना है। अगर आप सीटेट पेपर 2 के लिए मैथ साइंस एग्जाम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। लेकिन अगर आप बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, यूपी टेट या एमपी टेट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अन्य कोई एग्जाम, सिविल सेवा हो या फिर पीसीएस, जो मतलब जो भी एग्जाम्स, आप अदर एग्जाम्स की बात आप कर लो। साइंस तो बहुत सारे एग्जाम में पढ़ने होते हैं ना। तो अगर किसी भी एग्जाम में साइंस आपको पढ़ना है तो ये सेशन आपके लिए है। और इस सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे फिलहाल आज के लिए, वो मैं आपको पहले बता दूं। मेटल नॉन मेटल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना। हाँ जी, मटेरियल्स के कैटेगरी में इसका दूसरा पार्ट है। और आज मेटल नॉन मेटल के केमिकल बिहेवियर के जो बचे हुए पॉइंट थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे। तो पिछली क्लास में मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दिया था सारे। केमिकल में दो शायद बताया था। हाँ, एक मैंने बोला था मेटल नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होता है, उसकी पूरी अपनी कहानी थी। और दूसरा वाटर के साथ कैसा रिएक्शन होता है, उसके कुछ केस मैंने आपको बताया था। आज केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं और क्या बचा हुआ है। आगे मैं बताऊंगा क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जानकारी है कि इस सेशन को आपको लाइक करना है। जानकारी ये नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है साइंस बाय सुमित सर। करो करो करो, अभी के अभी करो। जिन्होंने कर लिया है वो धन्यवाद ले लो। टेलीग्राम चैनल भी यही है, साइंस बाय सुमित सर, इसमें ज्वाइन कर लेना है। इसमें क्लासेस के लिंक्स वगैरह शेयर किए जाते हैं, ठीक है जी। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हर एक्टिविटी की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी समय समय पर। तो कर लेना एक बार, ठीक है। यही पढ़ रहे थे ना, कुछ एलिमेंट मेटल तो कुछ नॉन मेटल तो कुछ मेटलॉइड उपधातु, ठीक है जी। अब आज हम लोग तीसरे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। दो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल नॉन मेटल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जाके जरूर देखिए, लेक्चर नंबर 1 में हुआ है, ठीक है ना, पहले पार्ट में। आज देखते हैं एसिड के साथ रिएक्शन से क्या होता है, ठीक है ना। बेस के साथ भी देख लेंगे। देखो, आमतौर पर ये एक स्केलेटन डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जब कोई धातु आमतौर पर किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट यानी लवण बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। उदाहरण के लिए जिंक एक मेटल है, धातु है। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से ये रिएक्ट कर रहा है सपोज, तो जिंक सल्फेट यानी कि एक सॉल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस निकली। ये कैल्शियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कैल्शियम क्लोराइड, ये सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो मतलब सिग्नेचर स्टेप क्या है कि धातु अगर आमतौर पर अम्ल से रिएक्शन करता है, अपवाद अपनी जगह पे है, आमतौर पर मैं बोल रहा हूं, तो कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग लवण बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। दैट इज द केस। तो एक बात तो आपको यही पे याद रख लेनी है, धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सामान्यतः ये हम कह सकते हैं। धातु के बारे में यही बात पिछली स्लाइड में बताया गया था। डन। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या लिखा है वो याद रखो। सामान्य तो जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल अधातु, उसके बारे में जनरली क्या बोला जा सकता है कि ये बुनियादी तौर पर एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। ये बात आप यहाँ पे याद रख लो जनरली। अब कुछ इधर उधर हो जाए, अपवाद हो जाए, वो अपनी जगह, केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद होते हैं, बट इन जनरल पहला पॉइंट आज के सेशन में हमने क्या सीखा, मेटल रिएक्ट विद एसिड देन कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस। एंड आमतौर पर नॉन मेटल जनरली एसिड से रिएक्ट नहीं करता। ये अपने आप में जानकारी है। अभी एसिड की बात हो रही है, बेस की बात नहीं हुई।
एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन महत्वपूर्ण है, नॉन मेटल के साथ महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो जनरली नहीं करता है, तो नॉन मेटल वाला यहीं पे छोड़ देते हैं। अब मेटल की बात कर लेते हैं, बेस की बात कर लेते हैं। अब देखो, अगर एसिड की बात हो रही तो बेस की बात यहीं करके खत्म कर लेना, फिर आगे भी एक टॉपिक आ जाएगा तो उसमें भी मैं बता दूंगा, लेकिन दोनों अगर साथ में डिस्कस कर लोगे तो ज्यादा सही है। कुछ धातु बेस से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो आमतौर पर ये देखो क्या लिखा हुआ है, एसिड हो या बेस, जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल एसिड का रिएक्शन तो है ही इंपॉर्टेंट, मेटल बेस का भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नॉन मेटल एसिड का रिएक्शन जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ही हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल और बेस का रिएक्शन भी हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब जैसे ये बेस है NaOH, ये मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो ये भी सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एसिड हो, अगर मेटल की बात होगी तो मेटल एसिड हो या फिर इवन बेस से भी रिएक्ट करेगा तो कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये बात आप याद रख लो, इतनी सी बात याद रखनी, ठीक है जी। अब देखो आपके सामने एक एक्टिविटी भी आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ बार बार कि आपके बुक में जो भी एक्टिविटी है और उस एक्टिविटी को मैं पहले देखता हूँ और उसमें मुझे एक बार सरसरी तौर पर अगर मैं देखता हूँ एक्टिविटी और मुझे उसमें कोई भी पॉइंट लग गया कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस एक्टिविटी को अपने डिस्कशन में मैं शामिल कर लेता हूँ। अगर मुझे लग गया कि एक्टिविटी 4.7 ठीक मतलब आपके लिए जरूरी नहीं है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन यूजुअली नहीं बनेगा, और बनेगा तो आप आराम से कर लोगे, कोई भी कर लेगा, तो उस एक्टिविटी की बात हम करेंगे ही नहीं। अब मान लो कोई एक्टिविटी आगे कह दे कि इस एक्टिविटी में हम कागज को जला रहे हैं तो राख बनेगा, अब ये एक्टिविटी पढ़ने की क्या जरूरत है, नहीं है। तो जो एक्टिविटी पढ़ने की आवश्यकता है मैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा, और यहाँ अगर मैंने इसको शामिल किया है तो जरूर कुछ ना कुछ है, तभी मैंने इसको शामिल किया है, तो ध्यान से समझो। एक्टिविटी करने से पहले सावधानी दी गई है कि परख नली, ऑब्वियसली परख नली यूज किया जाएगा, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए, परख नली पकड़ने के लिए होल्डर का प्रयोग कीजिए, मतलब कुछ आग वाग वाला केस होगा या कुछ खतरनाक चीज हो सकती है, इसलिए दूर से करना है, अपने शरीर के आसपास, मतलब मुंह के पास तो बिल्कुल नहीं लाइए। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातुओं और अधातुओं के नमूने पृथक परख नलियों में लीजिए, जिन्हें ABCDFEF रूप में चिन्हित किया गया है। अब देखो क्या है, तो सारणी 4.5 तो यही है, मैग्नीशियम का फीता मेटल, एल्यूमिनियम की पन्नी ये लेना है, आयरन, कॉपर छिला हुआ लचीला तार, कॉपर मेटल ही है, ये नॉन मेटल है, कोयला, और सल्फर नॉन मेटल है, ठीक, ओके। अब देखो परख नली ए है, ये परख नली बी है, ये परख नली सी है, ऐसे करके बहुत सारे परख नली है, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि चित्र में परख नली नहीं दिखाया गया, कोई बात नहीं, ओके। तो क्या लिया, ABCDEF चिन्हित कर दिया, और ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन कीजिए। ध्यान से समझिए क्या बोल रहे हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं ना, जिसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम होती है उसको डाइल्यूट कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा ताकतवर होता है। तो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको सारे परख नली में डालना है। क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one, मतलब इसमें भी डालो थोड़ा सा। याद रखना इसमें क्या लिख है, पहले मैग्नीशियम, उससे पहले क्या लिखा हुआ था, नमूना लेना है, ठीक है, और ABCDEF जो भी है, और उसमें पहले एसिड डाल दो पक्का, उसमें उसके बाद मैग्नीशियम डाला जाएगा, बी में जो है वो दूसरा कुछ डाला जाएगा। देखो इसमें अभी डालेंगे मैग्नीशियम बाद में, पहले HCl डाल देते, ठीक है, डाल दिया, इसमें भी डाल दिया, सब में डाल दिया HCl, एक्टिविटी में फिलहाल यही करना है, चलो डाल दिया। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है, मतलब ये एसिड डाल करके अब मेटल भी डालना है, तो इसमें एल्यूमिनियम डाल दो, इसमें आयरन जो भी है,
तो कहने का मतलब ये कि आप देखो सामान्य ताप पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर HCl और मैग्नीशियम को रिएक्शन कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या गर्म करने पर कर रहा है और ठंडे करने पर नहीं कर रहा है, ये आपको देखना है। इसका रिजल्ट क्या होगा आप ये देखो, चूंकि आप अभी स्कूल में तो हो नहीं, तो हम तो अभी एक्टिविटी लैब में कर नहीं रहे, तो हम तो अभी फाइनली रिजल्ट की तरफ ही देखेंगे कि क्या हो सकता है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल सोचो कि क्या हो सकता है। तो एक एसिड था, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल करके हमने देखा कि मैग्नीशियम के साथ कैसा रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम HCl के साथ कैसा रिएक्शन करेगा, आयरन कॉपर या ये कैसा करेगा, क्या नाम है ये, ठीक है ना, नॉन मेटल। और फिर तनु सल्फ्यूरिक एसिड भी डालना है, मतलब दूसरा एक्सपेरिमेंट करो तो जहां HCl डाला था तो आप H2SO4 भी डालो, उसमें भी देखो क्या हो रहा है। तो इस कहने का मतलब ये है कि पहले अगर रिएक्शन हो रहा है तो ठीक बात है, नहीं हो रहा है तो गर्म करके देखो क्या गर्म करने से रिएक्शन हो रहा है, और अपना नोट करते जाओ। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास ऐसा जब आप कर रहे हो, जैसे मान लो एक परखनली एक ही बात कर रहे हैं, इसमें मैग्नीशियम प्लस HCl था, तो रिएक्शन हुआ होगा क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है और ये एसिड है। और अभी हमने क्या देखा कि मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉरी H2O नहीं H2, और हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है। तो जब यहाँ पे अगर हाइड्रोजन गैस बनेगी इस रिएक्शन से, तो यही कह रहा है कि प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाओ। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अगर बनी होगी और जलती हुई माचिस की तीली ले जाओगे तो आपको कुछ रिजल्ट दिखेगा, पॉप साउंड या जो कुछ भी आप याद करो। यही एक्टिविटी आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्थान पर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। दो एक्टिविटी करना है और इसमें रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप लिख सकते हो कमेंट में। देखो पहली बात तो आप यहां पे देखो, जो मैंने आपको ये लाइन बताया था ना कि जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। अब मुझे इतना पता है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, नॉन मेटल है ना, कोई रिएक्शन नहीं। बाकियों में रिएक्शन हो सकता है, मेटल एसिड के साथ करता है, लेकिन कोयला सल्फर नहीं करेगा, इतना तो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब बाकी इसमें होगा कि नहीं होगा, अब वो थोड़ा सा याद करो। और अगर कुछ याद आ रहा है, इतना तो मैंने बता दिया, ये नहीं होगा, पक्का है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो रिएक्शन, नॉन मेटल करता ही नहीं ना आमतौर पर। अब इसका रिजल्ट भी ये आपके बुक में नहीं है, मैं अपने तरफ से बता रहा हूं जो हो सकता है आंसर, ठीक है। देखो मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम ये पहला परखनली था, इसमें मैग्नीशियम और HCl डाला, यहां हाइड्रोजन गैस बनेगी, रिएक्शन हो रहा है ना, और गर्म करोगे तो और तेज रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पे बोलेंगे यस, यहाँ भी बोलेंगे यस। और इसमें तो थोड़ा स्टार लगा देता हूं, तेज हो गया, गर्म करने पर थोड़ा तेज हो गया। और इसके साथ भी रिएक्शन, इसके साथ भी रिएक्शन, आप कहेंगे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, डन। ये लाइन पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ट्राई करो, समझ में आ रहा है। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, गर्म करने पर तेजी से कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी कर रहा है, मैं कहूंगा एल्यूमिनियम भी करेगा पक्का। यस यस और यस यस बोलो, कोई किसी को कंफ्यूजन। देखो ये भी हाइड्रोजन दे रहा है, ये रैपिड रिएक्शन, ये भी दे रहा है, ये रैपिड। आयरन था, और आयरन में भी मैं कहूंगा यस, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये अब तक जो जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, सॉल्ट बनता है, ठीक बात है, ठीक है ना। अब यहां पे ये स्टार लगा दे रहा हूं, ये एक प्रश्न है। डी में देखा जाए तो कॉपर भी एक मेटल ही है, लेकिन आप देखो कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसकी अपनी कहानी है। अभी फिलहाल उस कहानी के डिटेल में जाने का समय मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूंगा कभी समय आएगा तो। ऐसे समझ लीजिए अपवाद के रूप में, ये एक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ऑल्दो कॉपर मेटल है, इसका अपना केस है, ठीक।
अच्छा, दूसरा, अगर मैं कहूं कि क्या कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है, अगर डाइल्यूट होगा सल्फ्यूरिक एसिड तो रिएक्शन नहीं करेगा, अगर डाइल्यूट होगा तो। लेकिन सच ये है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्शन करता है। मैं आपको बताता हूं, देखो ये बात जरूर याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड is an oxidizing agent. So when copper is heated with H2SO4, copper is heated with conc H2SO4. So there is a reaction, reaction होगा, but copper is heated with dilute H2SO4, no, or copper is reacted with HCl, no. तो आपको ये बात जो मैं बोल रहा हूं ना, ये कहाँ किस रूप में लिखा हुआ है मुझे उससे मतलब नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। कॉपर के साथ क्या है, HCl से नहीं करेगा रिएक्ट, और H2SO4 से वो कर सकता है अगर कॉपर H2SO4 से रिएक्ट कर सकता है अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। और देखते हैं आपके बुक में क्या लिखा गया है यहाँ पे। क्या धातु और धातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तिले लाने पर किस में पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है? जहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा वो पॉप साउंड उसी से लेंगे। कुछ में पॉप ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो समझ लो वहां हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और कोयले सल्फर वाले में उत्पन्न ही नहीं हो रही है हाइड्रोजन गैस, तो नहीं प्रोड्यूस होगा, है ना। आपने पाया होगा, अब जो पाया है वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। बोलो हाँ, ये तो आता है, जानते हैं। और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, और यही हाइड्रोजन गैस वो मुंह के पास जब ले जाओगे ना माचिस की तिली, तो पॉप के साथ चलती है। बोलो हाँ। इसीलिए वो बोला गया था कि मुंह से दूर रखना, वो आग लग सकता है। अब ये परख नली में हाइड्रोजन गैस दिख थोड़ी रहा है, अब अगर मान लो यहाँ पे करोगे, ऐसे करोगे तो आगे लग जाएगा, तो जल जाएगा। इसीलिए वो सावधानी की बात की गई थी। खैर जो भी है, और ये मैं आपको नहीं बोल रहा, आप तो बड़े हो, छोटे बच्चे, ये 8वीं क्लास के बच्चों के बुक में है, तो उनको तो समझाना पड़ेगा ना बच्चों की तरह। तो मैं भी आपको बच्चों की तरह ही समझा रहा हूँ। मेरे लिए आप अभी 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, बस ये समझ लो, है ना। आप अपने आप को भी मानो कि मैं 8वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, अच्छा स्टूडेंट, तभी तो अच्छे टीचर बनोगे। आपने देखा कि कॉपर, हाँ, हमने वो अभी बता दिया कि कॉपर के साथ क्या रिजल्ट आएगा। आपने देखा कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है, गर्म करने पर भी, नॉर्मल पे तो नहीं करता है, गर्म भी करोगे तो नहीं करेगा। लेकिन ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। तो आप मुझे मत बोलना कि आपने ये नहीं बोला कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है। क्या लिखा है? परंतु ये सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, और वो भी कंडीशनल अभिक्रिया। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बता दिया था, ये आपके बुक में नहीं लिखा है। तो कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, आपको समझ में आया कंक्लूजन? मैं फिर से बोलूं, फिर से मैं बोलता हूँ, इस स्लाइड को देखिए गौर से। मैं बोल रहा हूँ कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट निकलता है, ठीक बात है। लेकिन एक मेटल है कॉपर जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे आप गर्म ही क्यों ना करो। और सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सल्फ्यूरिक एसिड से ये कॉपर रिएक्ट कर सकता है, बाकी नॉन मेटल तो रिएक्ट ही नहीं करता। यही कहानी था, यही सार था। इसको किसी भी तरीके से पूछा जाए आप आराम से कर सकते हो, दैट इज द केस। और बेस से क्या रिएक्शन, वैसे भी हमने देखा था कि जो मेटल होते हैं ना, वो बेस से भी रिएक्ट करके वैसे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इन जनरल यही तो था। एसिड वाला तो हमने एक्टिविटी भी कर ली, बेस वाला देख लो कहाँ गया। हाँ, एसिड बेस दोनों मेटल के केस में ये आ रहा है। तो अब देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, या जो कुछ हमने डिस्कस किया उतना ही है। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक बात, वही बात है, एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं देता। और एक एक्टिविटी है, देखते हैं इसमें भी कुछ अगर जानकारी है काम के लिए तो वो भी देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाते समय, अब यहां इसकी बात हो रही है, सावधानी बरतिए, ये एक बेस है। अब इसमें भी आपको कुछ रिएक्शन बताया जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिकियाओं का को प्लास्टिक स्पैचुला से पकड़े,
हाँ ठीक है, अच्छे सावधानी से परख बरतना है, सावधानी। चलो देखते हैं क्या है। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन, एक परख नली है, कैसे बनाना है? 3-4 टुकड़े ले लीजिए टिकिया NaOH का, उपलब्ध होगा, और पानी मिलाओ, तो इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये टिकिया पानी के साथ घोल करके, थोड़ा सावधानी से। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डाल दीजिए। एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है। मतलब ये कि NaOH सॉल्यूशन अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? तो कुछ, अगर ये मेटल है, रिएक्शन है और हाइड्रोजन बन रहा है, तो पॉप साउंड तो यहां भी उत्पन्न होगी। इसलिए एक जलती हुई माचिस की तीली इस परख नली के मुंह के पास ले जाइए और ध्यान से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि पॉप साउंड आ रही है या नहीं आ रही है। आएगी पक्का, क्योंकि आमतौर पर देखा हमने कि नॉन मेट सॉरी मेटल बेस से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन ही देता है। तो पहले ही की तरह अगर एल्यूमिनियम प्लस NaOH सॉल्यूशन आपको ये पॉप साउंड दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन गैस बना है, तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाता है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इसका मतलब धातु एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, बेस से भी करते हैं। और अधातु का बेस से रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो इस लेवल के बियॉन्ड है। जब आगे आप पढ़ोगे हाई लेवल पे तो वो पढ़ोगे, अभी क्यों पढ़ना है ना। तो दैट इज द केस। तो बहुत लोगों को ना कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये क्या है। मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मेटल की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसिड के साथ या फिर बेस के साथ। दोनों ही केस में सॉल्ट प्लस H2 गैस निकलती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर नॉन मेटल की बात करें प्लस बेस की बात करें, तो यही बात लिखी है कि नॉन मेटल बेस के साथ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को शो करता है। और यूजुअली एक और पॉइंट यहां पे लिखी हुई थी, एक और बात लिखी हुई थी कि जनरली नॉन मेटल एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो नॉन मेटल का बेस के साथ का रिएक्शन अगर कॉम्प्लेक्स है, तो नॉन मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन भी तो Na ही हो गया ना, नॉट अवेलेबल नहीं है। तो नॉन मेटल आपके लिए यहां से प्रश्न नहीं बनाएगा, मेटल ही बनाएगा। और अपवाद वाला कॉपर आपको परेशान कर सकता है, सल्फ्यूर अपवाद में भी अपवाद, आप समझ रहे हो, केमिस्ट्री की यही दुनिया है, अपवाद में भी अपवाद। कॉपर HCl से रिएक्ट नहीं करता है, गर्म करने पे नहीं करता है। सल्फ्यूरिक एसिड से कंडीशनल रिएक्शन कर सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारे केस अभी आपने समझा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना है, लेकिन अभी के लिए मैं पहले प्रश्न कुछ करवाना चाहूंगा, ठीक है? उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, टाइम होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक? एक सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी। तो जो पॉइंट अभी अभी हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को कैरी करना है। एक देखो, धातु सामान्यतः तनु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती? अब देखो आ गया ना ये सवाल। Metals generally react with dilute acid to produce hydrogen gas. We know that. Which one of the following metals do not react with dilute hydrochloric acid? तो इसका जवाब क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन रिएक्ट नहीं करता है? ABCD आप में से जो भी आंसर आपको लग रहा है कमेंट में आंसर लिखो, सभी लोग लिखो, ठीक है जी? तो पापा लगा दो, ठीक है? हमने वो पूरा लिस्ट देखा है। एक ये नया क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए, चलो कोई बात नहीं, इसको नोट में ही मैं समझ लो कि कॉन्सेप्ट ही है। धातु जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, मतलब मेटल HCl प्लस
बेस में NaOH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देती है, मतलब दोनों से रिएक्ट करता है। एम्पोटेरिक बिहेवियर को शो करने वाला कोई स्पेसिफिक मेटल है यहाँ पे? अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए ना इस रूप में, समझ लेना ये एक ही रेफरेंस का प्रश्न है, ये आता है, एल्यूमिनियम का आंसर लगा देना। कहते हैं एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए इसको एम्पोटेरिक के कैटेगरी में, दोहरे बिहेवियर वाले की कैटेगरी में रख लेते हैं। अगर ये प्रश्न आ जाए तो एल्यूमिनियम के साथ जाइए आप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु वायु में खुला रखने पर अभिक्रिया करती है और आग पकड़ लेती है? ये प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मतलब नॉन मेटल का नाम बताना है जिसको अगर आप एयर में एक्सपोज करोगे ना तो आग लग जाएगा, जलने लगेगा। ये कौन सा नॉन मेटल है? मेटल नहीं लगाना है, ये कौन सा नॉन मेटल है? मे भी शायद इसी से बचने के लिए इसे पानी में स्टोर करके रखते हैं, याद है? पढ़ा तो था। तो वो कौन सा नॉन मेटल है? अब इसका आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऑब्वियसली फास्फोरस ही है जिसको पानी में रखते हैं। सोडियम पोटेशियम मेटल है जिसको मिट्टी तेल में रखते हैं। फास्फोरस बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, हवा में जल सकता है लेकिन पानी में नहीं, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, हमने पहले भी पढ़ लिया है। मेटल ऑक्साइड ये लिखा है, आप जानते भी है कि बेसिक होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक। अब ये क्या है ये मैं बता चुका हूं पूरा डिटेल में, ठीक है। अब ये लिखा भी है। अब इसके बाद प्रश्न क्या बनाया गया है कि निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देता है? पहली बात तो ब्लू टू रेड करता कौन है? एसिड करता है या बेस करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू टू रेड कौन करता है? अगर एसिड करता है तो आप सोचो, अगर बेस करता है तो आप सोचो। अगर आप ये नतीजा निकाल लोगे तो आंसर निकल जाएगा। जैसे मैं जो सोच रहा हूं कि जो ऑक्साइड है ये हमें पता है कि नीले को लाल कर देता है, तो पक्का नीले को लाल अगर कर रहा है ना तो वो एसिड ही है। बोलो हाँ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑक्साइड ये कर रहा है नीले को लाल? तो भैया सल्फर का ऑक्साइड ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। और नॉन मेटल का ऑक्साइड हमने क्या देखा? मुझे तो आंसर मिल चुका है, यही ये कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली लिटमस पेपर से हमें एसिड पता चल गया कि एसिड है। और एक ही है इसमें नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि ये तो मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड है, ये सब तो बेसिक है। आप समझ रहे हो इस प्रश्न का लैंग्वेज क्या है? तो इसलिए सल्फर का ऑक्साइड हो या नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, ये जो नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं और वही नीले लिटमस पेपर को लाल कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर डन। तो अभी इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का केस है और भी जो चीजें हैं वो इसको हम थर्ड लेक्चर में ले चलेंगे और उसमें वो खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना मैं कहूँगा और आप लोग इसको पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी जो भी लेक्चर आपको मिलता है उसको जरूर पढ़िए। अभी पढ़ने पे फोकस कीजिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी प्रैक्टिस वैक्टिस भी हम लोग करते रहेंगे समय 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 पर। फिलहाल के लिए मैं कहूँगा इतना ही, और आगे अगली क्लास जब होगी तो ये चैप्टर खत्म, फिर उसके बाद हम लोग 5वें चैप्टर की तरफ चलेंगे। और सभी लोग क्वेश्चन भी कीजिए, कमेंट में लिखिए, सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में भी कमेंट में लिखिए। और रेगुलर देखिए इस सेशन को, ये नहीं कि जब मन किया देख लिए फिर छोड़ दिए। अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत लाभ नहीं होगा। रेगुलर नहीं देखो, सभी सेशन देखो, जितने आपके लिए सेशंस मिले। कहाँ ज़्यादा देता हूँ, एक दिन एक क्लास देता हूँ, है ना? तो उतना तो आपको देखना चाहिए, सभी को देखना है। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।